क्लास 9 शुरू करते हैं आज नया चैप्टर। इकोनॉमिक्स में है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये हमारा जो है 4th चैप्टर है और देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा क्योंकि ये चैप्टर लास्ट है इकोनॉमिक्स का। तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे शॉर्ट फॉर्म है FSIB कहा जाता है, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से मोस्टली इसके पूरे सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से इम्पॉर्टेंट है ये और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा सिक्योर करने के लिए क्यों सोचा। तो इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन में चलते हैं यहाँ पर। दैट फूड सिक्योरिटी रिफर्स टू अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द पीपल विद इन देयर परचेजिंग पावर एट ऑल टाइम्स। तो ये जो 3 वर्ड्स है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये 3 वर्ड्स मिला के तब हमको जो फूड सिक्योर है तब हम बोलेंगे कि हाँ हमारा फूड जो सिक्योरिटी है और सिक्योर है। अब अवेलेबिलिटी ए जैसा ट्रिपल ए, ये जो ए है यहाँ पे ट्रिपल ए हो गया, 3 ए हो गए थे, A अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स फूड जो है अवेलेबल होना चाहिए, खाना अनाज अगर रहेगा तभी वो मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अवेलेबल हो, दैट वाज मार्केट में अवेलेबल हो, कंट्री में अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी मीन्स ईजिली नियर टू द रिच, जिस तरह से लोग जो है मार्केट में जाए उसको वहाँ पे मिल जाए। ऐसा नहीं कि अब उसे फूड लेना है, खरीदना है तो उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना पड़ेगा। तो दैट शुड नॉट बी डन, ईजिली अवेलेबल टू द पीपल्स। तो ईजिली अवेलेबल कहाँ होगा, वो मार्केट जाएंगे, मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, तो इसलिए एक्सेसिबिलिटी, दैट वाज ईजिली नियर टू द पीपल। और थर्ड आता है अफोर्डेबिलिटी। अब जब मार्केट में अवेलेबल है तो इट शुड बी एट अ रीजनेबल प्राइस, कि सब जो है उसे ईजिली रीजनेबल प्राइस में परचेस कर सके। कोई ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ेगा, जो गरीब होते हैं, जो पुअर पीपल्स होते हैं। तो इसीलिए अवेलेबल और अवेलेबिलिटी। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, उन्हें उनके ईजिली अप्रोच में हो, जो उनको ईजिली मिल सके। और अफोर्डेबल, रीजनेबल प्राइस में होना चाहिए ताकि पीपल्स जो है वो अफोर्ड कर सके, तब जाके हम कहेंगे दैट फूड इज़ सिक्योर। तो हमारे गवर्नमेंट ने कोशिश की इसको सिक्योर करने के लिए इस तरह से। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इस चीज़ों को बताया गया। द पुअर हाउस होल्ड आर मोर susceptible to food insecurity whenever the problem of productions or distribution of food crops emerged। तो यहाँ पे मोस्टली प्रॉब्लम किसे होती है, जो पुअर पीपल्स होते हैं, पुअर हाउस होल्ड होते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो फूड को सिक्योर नहीं कर पाते, दे आर ऑलवेज इनसिक्योर। वो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है जब भी कोई प्रोडक्शंस में कमी हो जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं कर पाया जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो फूड को सिक्योर करना है। नाउ अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट, हमारा आता है ग्लोसरी। ग्लोसरी में देखते हैं कि ग्लोसरी में क्या क्या है। जैसे फूड, सबसे पहले है इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है फूड सिक्योरिटी को, फूड को सिक्योर करना, तो वो आ गया हमारा अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। ये 3A होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि हमारा फूड जो है सिक्योर है। नाउ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये जो है MSP, ये गवर्नमेंट फिक्स करती है फार्मर्स के लिए। जब गवर्नमेंट्स एवरी ईयर बिफोर सोइंग, मेनली जो था स्टार्टिंग में राइस एंड वीट का था, तो वहाँ पे वो फिक्स कर देती हैं। तो उसके हिसाब से फार्मर्स को दे हैव टू सेल देयर क्रॉप्स टू द, दैट वाज द गवर्नमेंट, जो भी आएंगे एजेंट्स आएंगे उनको उसके हिसाब से ही बेचना है MSP के अकॉर्डिंग। सब्सिडीज दैट इज द अगेन जहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनको जो सप्लीमेंट्स देते हैं, प्राइजेस कम करके चीज़ें जो है मोस्टली फार्मर्स को, ताकि उसे कम पैसे में चीज़ें मिल जाए। तो सब्सिडी इज अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक्स टू द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है, और टू सप्लीमेंट्स जो मोस्टली खरीदेंगे मार्केट में, तो इसको ईजिली एक रीजनेबल प्राइस में उनको मिल जाए, तो ये सब्सिडीज़ होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा राशन शॉप। तो राशन शॉप जो होता है, यहाँ पे मोस्टली फूड ग्रेन्स को स्टॉक किया जाता है, और ये मेनली पब्लिक जो है ईजिली वहाँ पे जाके उन्हें मिल सकती है फूड ग्रेन से। तो मेनली क्या होता है, फूड ग्रेन्स होता है, शुगर होती है, केरोसिन ऑयल होते हैं। तो ये मार्केट से प्राइजेस जो होती है इसकी कम होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट्स की शॉप होती है और गवर्नमेंट उसको रीजनेबल प्राइजेस में ही उसे लोगों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रॉसरी। अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर्स के अंदर।
चैप्टर्स में सबसे पहले आता है डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। नाउ व्हाट इज अ डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो डायमेंशन हो जाता है कि नज़रिया, हम जो देखते हैं अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे मेनली जो हमारा 3 डायमेंशंस अभी हम लोग डिस्कस किया था, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ये दीज 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जिसके थ्रू फूड को हम सिक्योर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि फूड होना चाहिए, अवेलेबल तो हो, तभी तो हम बोलेंगे कि वो सबको मिलेगा। लेकिन अगर फूड ही नहीं हो तो कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड विच इज़ इंश्योर्स दैट प्रोड्यूसिंग ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये कब होगा अवेलेबल, जब फूड ग्रेन को हम प्रोड्यूस करेंगे, जब हम फार्मर्स जो है उसको क्रॉप्स को लगाएंगे, ग्रो करेंगे कंट्रीज़ के अंदर। फिर फूड इंपोर्ट, अगर फूड्स में अगर हमारे प्रोडक्शन में कमी आ रही है तो हम फूड को इंपोर्ट करेंगे दूसरे देश से, हम अपने देश में मंगवाएंगे। एंड द प्रीवियस स्टॉक या फिर हमारे लास्ट ईयर का स्टॉक्स है तो गवर्नमेंट जो स्टोर करके रखती है ग्रेनरीज के अंदर, गवर्नमेंट ग्रेनरीज होती है वहाँ से, तो ये हो जाता है हमारा अवेलेबिलिटीज़ की बहुत ही अवेलेबल होगा, इजीली उनको मिलेगा। दूसरा आता है एसेसिबिलिटी ऑफ फूड। एसेसिबिलिटी दैट वाज फूड विच इज़ रिच फॉर एवरी पर्सन। एसेसिबिलिटी कि लोगों तक फूड जो है इजीली पहुँचे थ्रू विच, जैसे अभी हमने पढ़ा राशन शॉप। तो यहाँ पर राशन शॉप में लोगों को पता है हर एरिया में राशन शॉप्स होता है तो इजीली उनको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसीलिए हो गया एसेसिबिलिटी ऑफ फूड्स। तो इस तरह से कोई स्टोर्स होता है, मेनली राशन शॉप जो होती है वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। फिर हम आता है थर्ड वाला अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अफोर्डेबिलिटी दैट वन हैज़ इनफ मनी टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड्स टू फीड हिज फैमिली। कि कोई भी फूड जो है एक इजीली रिजनेबल प्राइस में मिले ताकि कोई भी उसे खरीद सके और अपने फैमिली को वो फीड कर सके। तो तब जाके वो उसका जो हम बोलेंगे कि ये जो है 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है फूड सिक्योरिटी का, देन द पीपल विल बी सिक्योर, उनके पास फूड अवेलेबल होंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट तो हमारा नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी से, तो जनरली द पुअरेस्ट सेक्शन जो होती है सोसाइटीज़ के, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनके पास जो है सबसे बेस्ट चीज़ है कि फूड जो होता है सिक्योर करना है और उनके पास होना चाहिए, है या नहीं है ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से उनको उनके लिए फूड सिक्योर करना एक ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। मोस्टली देखा जाता है कि उनके पास इतना पैसा होता नहीं है जो फूड को सिक्योर करे। सो कभी अगर सोच लो कि नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती है एंड ऑलमोस्ट इट्स नीड्स, तो अगर कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जैसे ड्राफ्ट आ गया, फ्लड आ जाता है, तो हमारा जो भी मोस्टली जो हमारा सेव करने का होता है सेव किया जाता है। तो गवर्नमेंट उस समय किसका रोल प्ले होता है, गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ताकि वो अपने लोगों तक जो है मोस्टली जो बहुत ही पुअर सेक्शन होते हैं उसे फूड जो है मिले और वो सिक्योर रहे। तो ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है डिजास्टर मान लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉट बताया गया, सूखा, ठीक है ना। तो जहाँ पे सूखा हो गया, बारिश नहीं होती तो सूखा हो जाता है और प्रोडक्शंस ख़राब हो जाती है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन रिड्यूस, तो हमारे जो प्रोडक्शंस है, अब जब सूखा हो गया, फार्मर्स का प्रोडक्शंस नहीं हो पाया तो हमारे पास कमी आ जाएगी फूड ग्रेन्स की, रिड्यूस हो जाएगी, जितना होना चाहिए उससे कम हो गया। इट क्रिएट्स एज शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया, तो उस आसपास में क्या हो जाएगा, उसकी फूड जो थी वो सप्लाई ड्रॉट के कारण हो नहीं पाई, तो प्रोडक्शंस कम हो गया, तो फूड की शॉर्टेज हो सकती है उस एरिया में, पर्टिकुलर उसी एरिया में। सो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, अब वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टॉक है तो प्राइस ऑफ फूड्स गोज अप, तो लोग जब देखेंगे कि यहाँ पे इस एरिया में जो है ड्रॉट आया था, प्रोडक्शंस अच्छा हुआ नहीं है, तो इनके पास फूड की कमी है, तो वो मेनली जो क्या करते हैं लोग कि प्राइसेस ऑफ फूड्स जो है वो बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि लोगों को फूड चाहिए और फूड नहीं है, कम है, तो ये मेनली किया जाता है टू गेट द प्रॉफिट और प्राइसेस हाई कर दिया जाता है। तो सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज फूड एट हाई प्राइसेस, तो कुछ लोग तो ये नहीं परचेस कर पाएंगे, जो पुअर पीपल्स है, पुअर सेक्शन ऑफ पीपल जो हमारे समाज में, वो परचेस नहीं कर पाएंगे। इफ सच कैलेमिटीज हैपन इन अ वाइड वेरी वाइड स्प्रेड एरिया ऑफ और एक्सटेंडेड ओवर लॉन्गर टाइम पीरियड, अब यही जो है कैलेमिटीज़ या फिर मान लो डिज़ास्टर जो भी हुआ, ये छोटे मोटे एरिया में नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा एरिया में, और ये लंबे समय तक कंटिन्यू रहा, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बहुत सारे लोग जो है स्टारवेशन के कारण मारे जाएंगे, बहुत सारे लोग भूखे मर जाएंगे, और ये सिचुएशन जो होता है उसको कहा जाता है फैमाइन,
जब उनको खाना नहीं मिलता, लोग भूखे रहते हैं, धीरे धीरे भूख के कारण जब लोग मरते हैं तो उसको फेमाइन कहा जाता है। ऐसी सिचुएशंस इंडिया में हो चुकी है, स्टारवेशन, ड्यू टू स्टारवेशंस। तो यहाँ पे ये मोस्टली हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी, रूल कर रही थी। तो फेमाइन फीचर्स देखा गया से डेथ, ड्यू टू डेथ जो होती है स्टारवेशन के कारण। एपिडेमिक भी, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है, क्योंकि वो गंदा फूड, पानी जो भी मिलता है वो खा लेते हैं, तो इससे बहुत बीमारी शुरू हो जाती है, लोग मर जाते हैं, बॉडी अफेक्ट नहीं कर पाते, सूट बॉडी काम नहीं कर पाती है, इस तरह से। तो एपिडेमिक कॉज्ड बाय द यूजेस ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड। तो लोग जो भी गंदी पानी और जो खाना मिला उन्होंने खा लिया, तो इससे बॉडी की जो ताकत होती है वो खत्म हो जाती है, कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस एंड ड्यू टू वीकनेस, तो एक तो बॉडी और उसकी वीकनेस नहीं खा के तो स्टारवेशन जो वो भूखे थे, तो जिससे बहुत ज़्यादा लोग कहा गया फेमाइन ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस कंडीशंस lack of people have been died due to starvations and epidemic। तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, एंड विच इज बिन अकर्ड इन 1943। ये मेनली बहुत बार 1930s में भी हुआ है। तो ये रिपीटेडली ड्यू टू ब्रिटिशर्स के पीरियड में, ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे उस पीरियड में ये लगातार होता गया है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कभी भी इसका सॉल्यूशंस नहीं निकाला कि अगर किसी एरिया में फूड शॉर्टेज हो रहा है, ड्रॉट आया था, फेमाइन कुछ भी आया था, तो उसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है कि कभी भी शॉर्टेज ना हो। अगर कैलेमिटीज होती है तो उसका हमें नेक्स्ट उपाय क्या है वो सोचना चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी इस चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ रूल ही करने थे। उनका इंटेंशन था लोगों का वेलफेयर नहीं करना, बल्कि सिर्फ अपने प्रॉफिट पे ध्यान देना। तो दैट वाज द मेन रीजंस। यहाँ पे जब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया ने अपना शुरुआत किया रूल करना एज अ इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उन्होंने स्टेप लिया कि सबसे पहले हमारे लोगों के लिए फूड जो है सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। दैट वाज नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो दिस फेमाइन किल्ड 30 लाख पीपल्स इन द बंगाल प्रोविंस। तो सोचो 1-2 लाख नहीं, कितना 30 लाख पीपल्स दे हैव डाइड ड्यू टू दिस फेमाइन। एंड टू सेव द पब्लिक फ्रॉम सच फेमाइन्स वी नीडेड फूड सिक्योरिटी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोबारा ऐसी सिचुएशंस ना हो कि इतने सारे लोग मारे जाए सिर्फ सिंपल एक स्टारवेशन के कारण, फूड शॉर्टेज के कारण। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट सबसे पहला स्टेप आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट वी शुड नॉट लूज आवर पीपल ड्यू टू दिस स्टारवेशन, ड्यू टू फेमाइन, कि इसके छोटे सी कारण के लिए लोग हमारे जो है मारे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड में जाते हैं। दैट वी गॉट अफेक्टेड the most during the famine of Bengal. The agricultural laborers, transport workers, fishermen and other casual laborers were the most affected by the high rising price of rice. Obviously क्योंकि डेली वेजरर्स है, ये डेली काम करते हैं लोग, ट्रांसपोर्ट वाले जो लेबर्स होते हैं वो काम करते हैं। तो अगर प्राइस अगर हाई हो जाएगा, उनका जो लेबर जो पेमेंट होती है वो तो नहीं हाई हो रही है, तो वो सेम अमाउंट जो मिल रहा था पहले अभी भी मिल रहा है, लेकिन प्राइस जो है राइज हो गई राइस की, तो वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे, वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। सो दे वर द वन हु गेट डाइड। तो ये लोग जो थे ज़्यादा मारे गए थे फेमाइन में, बंगाल फेमाइन के अंदर। Now some people says that the Bengal famines happened because there was a shortage of rice. Study the tables and find out whether you are agree with the statement or not. तो यहाँ पर मोस्टली क्योंकि राइस, बंगाल में राइस वॉज द मेन स्टेबल फूड होता है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली जब स्टेबल फूड नहीं है तो बाकी चीज़ें कहाँ से आएंगी उनके पास। तो ये स्टेबल जो टेबल दिया गया है कि ना वी विल डिस्कस अबाउट फेमाइन लाइक कंडीशन इन इंडिया। अब देखो प्रोडक्शन ऑफ राइस इन द बंगाल प्रोविंसेस के अंदर, दैट वाज स्टेट के अंदर, ईयर 38 प्रोडक्शंस लाख टन में 85 टन लाख। इम्पोर्ट कोई इम्पोर्ट नहीं हुआ, बाहर से नहीं मंगाया गया, डैश एक्सपोर्ट भी नहीं किया गया। टोटल अवेलेबिलिटी लाख 85 थी, 85 भी अवेलेबल है। अब 39 में अगर जाते तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गई, बड़ी नहीं प्रोडक्शन, देखो 30 दैट वाज 79 हुआ। तो इन्होंने इम्पोर्ट कितना किया, दैट वाज अगेन 4 लाख टन इम्पोर्ट किया। एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनका खुद का अपने पास नहीं था। और अवेलेबिलिटी कितना हो गया, दैट वाज 83, क्योंकि 79 प्लस 4 इम्पोर्ट किया उन्होंने, तब 83 हो गया। तो ये हो गया। फिर
40s में वापस प्रोडक्शन 82 हुआ, इन्होंने इंपोर्ट किया 3, यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया तो वापस मिला के 85 हो गया। फिर 41 में 68, मतलब और ही बहुत ज़्यादा कम हो गया। इंपोर्ट बहुत कम किया इन्होंने, 2 किया तो मिला के 70 हो गया। फिर वापस 42, जब 1942 में तो 93 प्रोडक्शंस, ठीक है, अच्छा हुआ था इस साल, इसलिए इन्होंने इंपोर्ट नहीं किया बल्कि इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, 1 लाख टन एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट कर दिया तो माइनस कितना बचा अवेलेबल, 92 जो है अवेलेबल रहा इंडिया के लिए। फिर वापस 43 में देखा गया कि वापस प्रोडक्शंस कम हो गए 76, फिर इनको इंपोर्ट करना पड़ा 3, एक्सपोर्ट नील और अवेलेबिलिटी 79। तो ये था प्रोडक्शंस कि राइस प्रोडक्शंस किस तरह से किया गया इंडिया में ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इस तरह से प्रोडक्शंस हो रही थी। नाउ इंडिया, although India has not faced another famine like in Bengal, it is a matter of concern even today that there are places like Kalahandi and Kashipur in Odisha which have suffered from famine-like conditions for many years. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमारे जो डेमोक्रेटिक आफ्टर, मतलब हम जो वी गॉट फ्रीडम इन 1947 में, तो उसके बाद वी बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जहाँ पे पीपल्स रूल्स करना शुरू किया था, डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन गए हम। तो उसके बाद गवर्नमेंट जो थे उन्होंने सबसे पहला स्टेप लिया था टू सिक्योर द फूड को सिक्योर करना। तो इसी तरह से जब उन्होंने फूड को सिक्योर किया तो उससे कहा गया कि वैसी कंडीशंस दोबारा इंडिया में वहीं नहीं आए जहाँ पे 30 लाख पीपल्स दे हैव डाइड ड्यू टू स्टारवेशंस, नहीं खा के। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर उड़ीसा जो है, वहाँ पे कालाहांडी एक जगह है और काशीपुर, तो वैसा यहाँ पे कहा गया कि दे सफर्ड फेमाइन लाइक कंडीशंस जो है बहुत सालों से वहाँ पर दे सर्व लाइक दिस कंडीशंस। फेमाइन वहाँ पे मोस्टली होता है क्योंकि वहाँ पे हमेशा जो है सूखा हो जाता है और फसल जो होती खराब हो जाती है, तो जिसके कारण दे सर्व, मतलब पीपल्स जो है दे है मोस्टली फेमाइन के कारण वहाँ पे हमेशा फेमाइन कंडीशंस जो है हो जाती है, इसलिए इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया। तो ऐसा कंडीशन जो है वहाँ पर क्यों हो रहा है, व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड। तो इसी तरह से, और मान लो कि वहाँ पे जिस तरह से बारिश नहीं होती, तो आज भी हमारे कंट्री के अंदर ऐसा ऐसे बहुत सी स्टेट्स है, उनमें डिस्ट्रिक्ट्स है कि स्टिल जो है ड्राफ्ट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, क्योंकि बारिश इक्वली सब जगह बराबर नहीं होती है इसके कारण। तो इसी तरह से जब उड़ीसा में फेमाइन मोस्टली देखा गया कंडीशन ऐसा होता है और बहुत सारे कंटिन्यूसली मेनी ईयर्स तक ये चलता रहा। तो सर स्टारवेशन डेथ हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम देयर, कि वहाँ पर भी बहुत सारे कुछ लोग जो थे दे डाइड ड्यू टू स्टारवेशन, नहीं खा के मरे, और उसकी रिपोर्ट आई। तो इन द रिसेंट ईयर, कुछ सालों में देखा गया स्टारवेशन डेथ हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन बैरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो अब यहाँ पे सिर्फ स्टारवेशन जो था पहले कालाहांडी एंड काशीपुर में, लेकिन उसके अलावा भी कुछ रिसेंट ईयर्स में देखा गया, कुछ सालों में राजस्थान डिस्ट्रिक्ट बारन एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में भी, ऐसे रिमोट एरिया में भी फेमाइन का या फिर पीपल दे डाई ड्यू टू स्टारवेशन, ऐसी रिपोर्ट वहाँ से भी आना शुरू हुई है ना। 10 फूड सिक्योरिटी इज एसेंशियल्स टू इंश्योर फूड एट ऑल टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स है गवर्नमेंट का कि ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट और कोई भी स्टेट ना हो जहाँ पे लोगों को फूड जो है अवेलेबल नहीं हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड बी सिक्योर फूड, उनको फूड सिक्योर किया जाए, उनको फूड अवेलेबल हो, कोई भी एरिया हो, कहाँ पर भी हो, उनको इंश्योर करना चाहिए कि फूड जो है सभी को मिले एट अ रिजनेबल प्राइस। क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था फूड सिक्योरिटी में दे आर AAA, और ये AAA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, तब जाके लोगों के पास एट जो बिलो मीन्स पुअरेस्ट भी जो होंगे वो भी इजीली उनको फूड जो है अवेलेबल हो जाए लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस में। और वो किसके थ्रू होगा, गवर्नमेंट्स के स्कीम्स के थ्रू। जैसे गवर्नमेंट ने शुरुआत की है राशन शॉप्स, तो राशन शॉप्स के थ्रू वो फूड को सिक्योर करे। इस तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोन टू फूड इनसिक्योर और इनसिक्योरिटीज़ की। फूड जो है मोस्टली ये कौन होते हैं जो फूड में इनसिक्योर हो जाते हैं ना।
तो इस तरह से जो है कि कौन कितने सारे लोग हैं जो हु आर द प्रोन टू फूड इनसिक्योर। प्रोन मीन्स जो इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, प्राइसेस राइज हो जाती है, तो सबसे पहले उन्हें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। ये कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स फ्रॉम फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है फूड इनसिक्योर्स, वो सबसे पहले आता है लैंडलेस लेबरर्स, कि इनके पास ज़मीन नहीं होती, वो मजदूर होते हैं, वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो उनके पास डेली वर्क के अकॉर्डिंग पेमेंट आता है। तो फूड का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो इनका पेमेंट की प्राइस नहीं बढ़ती है, तो ये अफेक्टेड होते ही होते हैं, क्योंकि इनकम उतना ही रहता है लेकिन प्राइसेस बढ़ जाती है। तो उस थोड़े से पैसे से पूरे घर के लिए, सभी फैमिली के लिए फूड को अरेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। विथ लिटिल एंड नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, क्योंकि उनके पास कुछ और जरिया नहीं है, ना ज़मीन होता है। ट्रेडिशनल आर्टिसंस जो काम करते हैं, ट्रेडिशनल जो पुरानी चीज़ों से चले आ रहे, जैसे बर्तन बनाना, फर्नीचर्स, कुछ ना कुछ आर्किटेक्ट जो काम करते हैं, लकड़ियों का हो या फिर मिट्टी के बर्तन हो, कोई आर्किटेक्ट्स, कुछ भी आर्टिसंस, तो वो लोग भी मेनली लोग रोज़ उनसे सामान तो खरीदेंगे नहीं। फिर प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, जो पुरानी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पीटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो छोटी मोटी अपनी दुकान चलाते हैं वो लोग, डिस्ट्रीब्यूट्स, जो जिनके पास घर नहीं होता रहने के लिए वो कहीं पर भी रह लेते हैं, बेगर्स इंक्लूडिंग द बेगर्स, तो ये सारे सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं इनके, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है अफेक्ट पड़ता है इन लोगों को। ये हो गए। इसके साथ साथ अर्बन एरियाज़ में these includes the families of those people who are usually employed in ill-paid occupations or casual labor market। अर्बन एरियाज़ में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी वो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स में जो लोग काम करते हैं उनके घर पे, लेकिन उनका पेमेंट बहुत कम होता है, या फिर वो कैजुअल लेबर होते हैं जो मार्केट में काम करते हैं वो भी, तो ये लोग भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि इनका वर्किंग जो है वो भी अकॉर्डिंग टू डेली वेजेस के अकॉर्डिंग मान लो उनका पेमेंट होता है, पेमेंट भी कम होता है, तो ये भी अफेक्टेड हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि सीजनल अकॉर्डिंग, सीजनल जो होते हैं एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग उनको काम मिलता है, बाद में काम नहीं मिलता है, और उनको पेमेंट भी जो मिलता है बहुत ही कम मिलता है, लो वेजेस होती है। इसके अलावा द ST/SC कहा गया, सम कास्ट अमंग ओबीसीज भी है, वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं और उनके पास ज़मीन भी नहीं होती है, जिस तरह से दे आर वल्नरेबल्स टू फूड इनसिक्योरिटी, तो दे ऑल्सो ईजिली गेट अफेक्टेड। वल्नरेबल मतलब जो ईजिली अफेक्टेड हो जाते हैं, तो इसीलिए ये भी ईजिली अफेक्टेड हो जाते हैं। फिर पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज़ आर ऑल्सो अमंग पीपल दैट मोस्ट फूड इनसिक्योर, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण भी अफेक्टेड हो जाते हैं, तो वो भी आ गया इसके अंदर। मोस्टली फार्मर्स यहाँ पे देखा गया था, रूरल अर्बन एरिया के अंदर, रूरल एरिया के अंदर, दोनों एरिया में है। तो रूरल एरिया में किसान मोस्टली अगर ड्राफ्ट हो जाते हैं, तो ड्राफ्ट हो गया तो मोस्टली तो उनके पास एक ऑप्शन वही था, लैंड था। अब लैंड में जब एग्रीकल्चर कुछ नहीं हुआ, ज़ीरो हो गया, तो फिर वो कैसे सर्वाइव करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सर्वाइव, तो ये भी अफेक्टेड हो जाते हैं। अ हाई इंसिडेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज़ फाउंड अमंग वुमेन, साथ साथ यही देखा गया वुमेन्स में भी, क्योंकि जो थोड़ा बहुत चीज़ें रहती है घर पे वो मोस्टली बच्चों को और बड़ों को वो उनको दे देते हैं, तो खुद नहीं खा पाते, तो उनका जो न्यूट्रिएंट होता है वो कम हो जाता है, तो इसीलिए वो मेल न्यूट्रिशन से मोस्टली बीमार पड़ जाते हैं। इन टर्न दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग द अनबॉर्न बेबीज़ टू, कभी कभी अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो बच्चों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा भी जो है हेल्दी नहीं रह पाएगा, इसके लिए तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो फूड नहीं दे पाते, कारण तो है उनके पास खाना नहीं है। तो ऐसा नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रंस बिलो 5 years, तो ये भी अफेक्टेड होते हैं, ये भी ज़्यादा प्रोन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। सो फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन जो है इस कैटेगरी के अंदर सभी आ जाते हैं। सो एज पर द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 1998 एंड 99 के अंदर पॉपुलेशन ऑफ सच वुमेन स्टूडेंट्स इज अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़। तो जब ये सर्वे किया गया था तो फाइंड आउट ऐसे कितने सारे जो लोग हैं वुमेन से जो मेल न्यूट्रिशन से, चिल्ड्रंस जो है अंडर 5 मेल न्यूट्रिशन से, नर्सिंग मदर जो है वो भी मेल न्यूट्रिशन से, जब ये काउंट किया गया सर्वे के अंदर तो कितना निकला, 11 करोड़। तो ये सोच लो बहुत ज़्यादा है, कम एक दो नहीं है, 11 करोड़। तो इस तरह से these peoples are get directly affected ड्यू टू प्राइजेस इंक्रीजेस, तो ये फूड इनसिक्योर में इजीली आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह से इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
मोर फूड इनसिक्योर स्टेट्स इन इंडिया, कि हमारे इंडिया में कितने सारे जो है स्टेट जो है वो इनसिक्योर्स है। तो ये टॉपिक हम लोग जो है नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट मोर फूड इनसिक्योर स्टेट्स इन इंडिया। थैंक यू।